नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे वो गुवाहाटी पहुंचे और पीएम गुवाहाटी के अलावा कोकराझार और सिलचर का दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्होंने कोकराझार में प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दशकों तक बोडोलैंड का एक क्षेत्र विश्वासघात का साक्षी रहा है और बोडोलैंड के अनेक वीडियो को कांग्रेस ने झूठे सपनों में उलझाए रखा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दिखाने के लिए कागजी समझौते किए। आपने कांग्रेस को खदेड़ा और एनडीए को मौका दिया, तो हमने समझदारी से फैसले लिए। कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठे वायदे के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है, क्योंकि उन वायदों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता। वहीं आपके सामने बीजेपी एनडीए का मॉडल है। हमारी डबल इंजन सरकार ने जो भी कहा उसको सच करने की ईमानदार कोशिश की है। वहीं सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो एलपीजी सिलेंडरों की घबराहट में खरीदारी न करें, क्योंकि देश में आपूर्ति की स्थिति नियंत्रण में है और मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ा दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी उत्पादन में करीब 30% की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि ईंधन की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और रिफाइनरियों के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार भी मौजूद है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। जहां तक क्रूड की सवाल है, हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की, और इसके अलावा सप्लाईज आर ऑल्सो मेंटेन्ड। नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था, कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक क्रूड की सवाल है, हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पैनिक सिचुएशन की कुछ तस्वीरें भारत में भी देखने को मिल रही है। लगातार एलपीजी संकट को लेकर कई जगहों पर लंबी लंबी कतारों में लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि देश में पर्याप्त ईंधन है, किसी तरह का ऊर्जा संकट नहीं है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए अमित तिवारी राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, एक तरफ देश से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसने सभी को विचलित कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कई गैस एजेंसियों के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। दूसरी तरफ सरकार बार बार यह आश्वस्त कर रही है कि देश में किसी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है, किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन अभी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का भंडार देश में मौजूद है, किसी तरह की कोई घबराने की स्थिति इस वक्त नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लोग सुनने को तैयार नहीं हैं और कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि किस कठिनाइयों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, ग्राउंड रियलिटी जो है वो तो पैनिक सिचुएशन है, ये तो साफ दिख रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट के कहने से सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता, काला बाजारी चल रही है। हम जहां पे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ कई लोगों को अरेस्ट हो चुके हैं, 2-3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। देखिए, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और पे है। आप 15 दिन पहले चले जाइए तो गैस पे लोग लेके मोहल्ले में आते थे, आप उनको बोल दीजिए, वो गैस सिलेंडर लेता था और गैस सिलेंडर लेके वापस चला जाता था। ठीक है, लेकिन जब से ये
लड़ाइयां शुरू हुई हैं तब से, जब से ये खबर आई है कि कतर ने अपने प्लांट बंद कर दिए, तो लोगों में पैनिक आ गया है। ठीक है, अब बुकिंग पे सिलेंडर आ रहा है तो लोगों को बुकिंग करने की आदत भूल चुकी है। भाई कितने लोगों को पता है बुकिंग होती है? आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी रहता हूं, तो हमें तो पता है ना कि भाई शाम को फोन करो, अभी सिलेंडर वाला दे के चला जाता। आप खुद बताइए कि आपको कितना दिन हो गया बुकिंग किए हुए? तो पैनिक सिचुएशन यहाँ पे हो रही है कि सप्लाई उतनी है, लोग डर के मारे ज्यादा सिलेंडर ले रहे हैं। अगर भारत के 10% लोगों ने सिलेंडर ले लिया तो 2 महीने का स्टॉक खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम ग्राउंड पे यहाँ पे आ रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अमित जी अगर हम बात करें तो एक तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसने स्थितियों को की जो तस्वीर पेश की है उससे तो यही नज़र आ रहा है कि अब लोग सरकार की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि अगर उन्होंने जल्द ही सिलेंडर्स का स्टॉक अपने पास नहीं रखा तो कुछ समय के बाद स्थितियां जो है वो इतनी भयावह हो जाएंगी कि देश में ऊर्जा ही खत्म हो जाएगी और फिर वो लोग क्या करेंगे। और यही वजह है कि लोग नहीं, बस यही प्रॉब्लम सर, यही प्रॉब्लम हो रही है। यही प्रॉब्लम हो रही कि लोगों के अंदर पैनिक हो गया कि भैया हमारा, अब देखिए मीडिया में क्या होता है कि वो जानकारी दी जाती है जिससे फियर क्रिएट हो। उन्होंने कहा कतर ने सप्लाई करना बंद कर दिया, यानी कि हमारा जो एलएनजी और एलजीपी की सप्लाई है वो करीब 40 to 50% केवल कतर से आती है। तो कतर ने जब अपना प्लांट बंद कर दिया तो लोगों में डर बैठ गया। और देखिए जो भी मौका पाएगा वो पैसा कमाएगा। आप जो लोग लाइन में खड़े हैं उनमें से किसी से जाके पूछ लीजिए, क्या सर आपने गैस की बुकिंग कराई है? मेरी गारंटी है सब लोग बोलेंगे नहीं। हमारी आदत ये पड़ी हुई है कि हम सिलेंडर वाले के पास जाते थे, सिलेंडर लेते थे और लेके वापस चले आते थे। ठीक है, अब सरकार कह रही है बुकिंग करवाइए तब हम आपको सिलेंडर देंगे। लेकिन देखिए गवर्नमेंट का, जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक काम में बहुत माहिर है। ठीक है, इनका एक ही काम है कि पेपर सही कराओ। कभी आधार कार्ड बनवा रहे होते हैं तो कभी पैन कार्ड का लफड़ा होता है, तो कभी बैंक डिटेल मांग रहे होते हैं। अब कहते हैं गैस की बुकिंग करा। अरे भैया आपके पास सप्लाई है तो इंक्रीज करिए ना, लोगों को जितने सिलेंडर मिल रहे थे उतने मिलने चाहिए। लेकिन हम बुकिंग करना भूल गए। हम तो भाई गली वाले को बोलते हैं भैया सिलेंडर दे जाओ, वो सिलेंडर दे जाता था। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही कि हमारी आदत बिगड़ी हुई है और हम सरकार को दोषी बना रहे हैं। लेकिन अमित जी सरकार देखिए, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लाइनों में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का सिलेंडर के लिए, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है। कल हरदीप सिंह पुरी ने भी जिस तरीके से संसद में कहा, उन्होंने भी यही कहा कि किसी तरह की कोई पैनिक सिचुएशन है ही नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस तस्वीर पर यकीन करें। एक तरफ सरकार का आश्वासन और दूसरी तरफ रियलिटी चेक। जो लोग सड़कों पर खड़े होकर सिलेंडर्स की मारामारी में सिलेंडर्स को लेकर जो अफरा तफरी मची हुई है उसके बीच अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पे है कि लोग अपनी बारी का इंतजार इसीलिए कर रहे हैं कि हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा। भैया पहले क्या था कि ऑफिशियल बुकिंग होती थी, बुकिंग के थ्रू सिलेंडर आ जाता था। लेकिन अब गैस आ नहीं रही है। गैस आ रही तो गवर्नमेंट भी तो एक निश्चित तौर तरीके अपनाएगी ना भेजने के। पहले एजेंसियों के पास अनलिमिटेड स्टॉक होता था, लोग खरीदने नहीं जाते थे, वो घर घर पहुंचा रहे होते थे। आज उनको मौका लगा है तो वो 1000 का सिलेंडर 2000 में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बुकिंग नहीं करी हुई है। जिन लोगों ने बुकिंग करी हुई है उनका गैस सिलेंडर 102 तीसरे दिन, अभी मेरे बगल वाले ने बुक किया था 3 दिन पहले, उनका सिलेंडर आज डिलीवर हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमें सरकार की बातों पे भरोसा नहीं है, हमें बुकिंग करनी नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। हमें तो आदत पड़ी हुई कि भैया सिलेंडर लेके गए और सिलेंडर लेके आ गए। प्रॉब्लम यहाँ पे है, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि कालाबाजारी हो रही है, सरकार उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि जमीन पे गैस सिलेंडर की शॉर्टेज है। इससे इनकार नहीं किया जाता। अब सरकार के कहने से हर चीज तो नहीं हो जाएगा ना। सरकार तो ये भी बोल देती है कि नहीं कोई क्राइम नहीं हो रहा है, लेकिन रोज हो रहा है ना। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए कि ग्राउंड पे प्रॉब्लम है। लेकिन कई गैस एजेंसियों के जो मालिक हैं वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हमारे पास जो भी बुकिंग आ रही है हम क्रमबद्ध तरीके से वो सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई लोग आकर अगर गैस एजेंसी के सामने खड़े हो जाते हैं और इस तरीके का कियोस्क यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो उसमें हम भी क्या कर सकते हैं? क्योंकि एकदम से अगर गैस एजेंसियों के सामने आ जाएगी तो उनको भी संभाल पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। सर प्रॉब्लम भी यहीं पे है ना। पहले गैस एजेंसियां जो होती थी वो 100-200 सिलेंडर अपने पास रखती थी। ठीक है, तो उनके पास आदत पड़ी हुई। आप दिल्ली का ही उठा के देख लीजिए, आपके गली में रोज एक सिलेंडर वाला घूम रहा होता है। पिछले 10 दिनों से किसी सिलेंडर वाले को मैंने नहीं देखा कि वो घूम रहा है।
अब सरकार कह रही बुकिंग कराओ। अरे भैया हमें बुकिंग कराए 25 साल हो गया, अगर मेरे घर में अगर मैं कागज ढूंढने जाऊं गैस सिलेंडर का तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब्सिडी नहीं लेते हैं, तो ना हमें सब्सिडी मिलनी है ना हमें गैस सिलेंडर की जरूरत है। हम एजेंसी को फोन करते थे, वो गैस सिलेंडर लेता था, गैस लाके दे जाता था। अब वो कह रहे बुकिंग कराओ। भैया गैस सिलेंडर वाला जो एजेंसी थी उनकी जिम्मेदारी होती थी कि मेरे पास 300 सिलेंडर आ गया, मैं 300 सिलेंडर की बुकिंग कर लेता हूं। आज वो 3000 की बुकिंग कर भी ले तो उसके पास 3000 सिलेंडर आएंगे कहां से? और जो सिलेंडर लेके गया हुआ उसको दे के तुरंत लेके आना है। क्योंकि देखिए आज पिछले 15 सालों में 10 सालों में लोग ये भूल गए हैं कि गैस के लिए 2-3 दिन का टाइम लगता था। तो जो हमारी सहूलियत हुई थी उस सहूलियत में अगर 2 घंटे डिले हो रहा है तो हमको ये लग रहा है कि हमारे साथ जाती हो गई। ठीक है। अच्छा अमित जी, इसका समाधान आपको क्या लगता है, क्या समाधान होना चाहिए? क्योंकि सरकार तो लगातार आश्वासन दे रही है, लेकिन लोग अभी भी पैनिक सिचुएशन को क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। कैसे इस सिचुएशन से पार पाई जा सकती है? इस सिचुएशन का सीधा सा उपाय है कि भैया थोड़ा सा होल्ड करिए, 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए कि आप फोन करके बुक कर दीजिए, भैया मेरा गैस सिलेंडर आने वाला है, 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। एक दिन अगर भारत की जनता थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल कर लेती है तो गैस सिलेंडर का वो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसा है, भारत में करीब 45 दिन का गैस का सेक्टर पहले से स्टोरेज रखा हुआ है, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, ठीक है। लेकिन सरकार भी एक बात का ध्यान रख रही है, अगर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं तो सरकार को नए स्ट्रिक्ट रूल बनाने होंगे कि भैया अगर कालाबाजारी में कोई पकड़ा जाएगा तो उसके गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, उसको 2 साल 5 साल जेल डाला जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। 2-3 लोग अरेस्ट हुए। अभी 3 दिन पहले की बात है कि गैस यहाँ पेट्रोल पंप वालों ने बोर्ड लगा दिया, भैया पेट्रोल खत्म हो गया, और गैलन में आके भर रहे थे। वो तो पुलिस वालों ने आके से चेक करके वो पेट्रोल बिकना सेल करना शुरू कराया है। तो देखिए पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, कुछ जिम्मेदारियां अपनी है कि हम पैनिक में हैं और पेट्रोल पंप वाले या गैस एजेंसी वाले सोच रहे हैं भैया थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करो, हमें 1000 के सिलेंडर का 2000 मिलेगा, तो इस आपदा में यही अवसर है कि मैं कुछ कमा लूं। तो सारा गेम पैसे कमाने का है और वही हो रहा है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ सरकार की तरफ से लगातार आश्वस्त किया जा रहा है कि देश में अभी फिलहाल किसी भी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल मौजूद है। सरकार ने लगातार ये बात दोहराई है कि किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन इस वक्त क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने घरों में आराम से रहें, उन तक सिलेंडर पहुंचेगा। लेकिन स्थितियां कई जगहों पर फिलहाल गंभीर नज़र आ रही है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हैं और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इस वक्त संघर्ष चल रहा है उसके बीच लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया है और यही वजह है कि एलपीजी संकट पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। वहीं लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। संसद की प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी सभी की है। इसके बाद लोकसभा पहले 12 बजे तक स्थगित कर दी गई और उसके बाद दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई, केवल 1 घंटा चली। इसके बाद लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इससे पहले विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्ले कार्ड दिखाकर एलपीजी संकट पर प्रदर्शन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संकट विदेशों में हो रहे घटनाक्रम के कारण हमारे देश में कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सरकार जरूरी फंड मुहैया कराने और पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कदम उठा रही है। ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। To allow India to respond to the global headwinds, such as the recent crisis, unanticipated supply chain disruptions, unexpected shocks to subsectors in Indian economy, and any other event that may have significant fiscal implications. So, in anticipation of what cannot be anticipated, we are coming up with economic stabilization fund. Now, therefore, sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face
any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर LPG के ऊपर चक्कर चलाओ. ये है हमारी ऑपोजिशन. तो अल्लाह तो ईरान जंग को लेकर एक तरफ भारत अब हाइपर एक्टिव हो गया है। गैस संकट और जहाजों के फंसे होने के संकट के बीच ईरान और भारत के बीच फिर से बातचीत हुई है। भारत अब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम कराने की कवायद में जुट चुका है। यही वजह है कि भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच एक बार फिर फोन पर बातचीत हुई। एस जयशंकर ने कूटनीतिक बातचीत का चौका लगाया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच फोन पर बातचीत हुई। जयशंकर की ईरानी विदेश मंत्री से यह चौथी बातचीत है। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान के होर्मुज स्ट्रेट से भारत के तेल और गैस वाले जहाज पार करने लगे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने एस जयशंकर को अमेरिका इजराइल के हमलों की जानकारी दी है। तो भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ चौथी बार ये बातचीत की है। भारत और ईरान के बीच एक बार फिर से ये बातचीत हुई। गैस संकट के बीच दोनों ही विदेश मंत्रियों के बीच में ये चर्चा हुई है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब भारत भी मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर सुपर एक्टिव मोड में आ गया है। भारत भी लगातार चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये संघर्ष खत्म हो, क्योंकि भारत पर भी कहीं ना कहीं इस संघर्ष का असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 14वां दिन है। ईरान की राजधानी तेहरान में फिलिस्तीन समर्थक अल कुद्स डे रैली के पास विस्फोट हुआ। ईरानी सरकार टीवी के मुताबिक रैली के इलाके में एक साथ कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई। विस्फोट में कितने लोग हताहत हुए इसकी अभी साफ जानकारी नहीं मिली है। तो अल कुद्स डे हर साल रमज़ान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। ये दिन फिलिस्तीन के समर्थन और यरूशलेम के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। तेहरान में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे भी लगाए। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप और नेतन्याहू के पुतले भी जलाए। इसी दौरान ये विस्फोट भी हुए। तो एक के बाद एक कई विस्फोट यहाँ पर सुनने को मिले, लेकिन इन विस्फोटों में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई। वहीं इराक में अमेरिकी वायुसेना के एक रिफ्यूलिंग विमान के क्रैश होने की घटना में 6 से 4 चालक दलों की मौत हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले सेंटकॉम ने बताया था कि KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान पश्चिमी इराक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हुई, जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान का हिस्सा है। तो सेंटकॉम के अनुसार 2 विमानों के बीच हुई घटना में एक KC-135 नीचे गिर गया, जबकि दूसरा सुरक्षित उतर गया। दुर्घटना दुश्मन या फ्रेंडली फायर की गोलीबारी के चलते नहीं हुई। बचाव अभियान चल रहा था, जिसमें 2 सदस्यों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि 4 की मौत हो चुकी है। शवों की पहचान परिवारों को सूचित करने के बाद 24 घंटे तक सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इधर इराक में ईरान समर्थित समूहों ने दावा किया है कि उन्होंने विमान को गिराया, लेकिन अमेरिकी सेना ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। के मुताबिक ट्रंप ने दुनिया के शक्तिशाली देशों के ग्रुप G7 के नेताओं के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में कहा कि ईरान अब सरेंडर करने के करीब है। बताया जा रहा है कि G7 देशों के नेताओं के साथ ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक G7 नेताओं के साथ हुई इस बातचीत में ट्रंप ने कहा कि हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है और वो अब ज़्यादा देर तक संघर्ष जारी नहीं रख पाएगा। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल ने जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है वो काफ़ी सफल रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस अभियान ने क्षेत्र में मौजूद बड़े खतरे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की लीडरशिप इस वक्त पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है और वहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आधिकारिक तौर पर आत्मसमर्पण की घोषणा कर सके। वहीं बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद विधानसभा परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस और विशेष सुरक्षा टीमों ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। विधानसभा परिसर के हर हिस्से पर नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई।
जैसे ही ये सूचना सामने आई, सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। ईमेल की जानकारी मिलते ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। ईमेल भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी टीम भी इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में देश भर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स में पेड लीव देने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई। तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ियों को और मजबूत कर सकती हैं। ये कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। सीजेआई ने कहा कि ये याचिकाएं डर पैदा करने के लिए, महिलाओं को हीन दिखाने के लिए, ये जताने के लिए दायर की जाती हैं कि पीरियड्स उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज़ है। ये उनका पॉजिटिव राइट है, लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए जिसे पेड लीव देनी होगी। तो सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय मौल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान मेंस्ट्रुअल लीव को अनिवार्य बनाने के संभावित सामाजिक परिणामों के बारे में चिंता जाहिर की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस मामले को लेकर खुद कोई महिला कोर्ट में नहीं आई। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हुए हैं। इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हमले में कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ये हमला प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो पर किया गया, जो सिविलियन विमानों और यूएन के विमानों को भी फ्यूल सप्लाई करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ये कार्रवाई पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों पर की गई है। पाकिस्तान का कहना है कि हाल के महीनों में देश में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पाकिस्तानी हमले कंधार और पक्तिका प्रांतों में भी किए गए। कंधार तालिबान नेताओं का गढ़ माना जाता है। वहीं तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ हमलों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। तो महिलाओं, बच्चों समेत 4 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। 15 लोग घायल भी हुए हैं। तालिबान का कहना है कि इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कई हमले किए। महिलाओं, बच्चों समेत 4 लोगों की मौत इन हमलों में हुई है। बताया जा रहा है कि 15 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं तालिबान ने इस हमले के बाद कहा है कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ये हमले किए हैं। कई हवाई हमले अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जिसके बाद अब अफगानिस्तान का कहना है कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस हमले में 15 लोग घायल हुए हैं। कई बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। तो महिलाओं, बच्चों समेत 4 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह हवाई हमला किया है। तो अब अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तालिबान ने ये बयान दिया है। तो बताया जा रहा है कि इस हमले में महिलाओं, बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग इस हमले में घायल भी हुए हैं और खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये तबाही की तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर यह हमला किया गया। तो 15 लोग इस हमले में घायल हुए हैं और बताया जा रहा है कि महिलाएं और बच्चों समेत 4 लोगों की मौत भी इस हमले में हो गई। तो पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर यह हमला बोला गया।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।